नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई। धन्यवाद प्रस्ताव पेश करते हुए केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, राष्ट्रपति के अभिभाषण में देश के भविष्य के लिए एक प्रेरणादायक दृष्टिकोण पेश किया गया है। अमेरिका भारत रणनीतिक भागीदारी मंच ने केंद्रीय बजट 2026-27 का स्वागत किया। इसे प्रगतिशील और निवेश के अनुकूल बताया। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष ने कहा, बजट नवाचार और उन्नत विनिर्माण में भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को सुदृढ़ करेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच पेन्नैयार नदी जल विवाद को सुलझाने के लिए विशेष न्यायाधिकरण बनाने का निर्देश दिया। दिल्ली में कोहरे और कम दृश्यता के कारण कई उड़ानों और रेलगाड़ियों की आवाजाही प्रभावित और एशियन राइफल और पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप 2026 दिल्ली में शुरू। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई। लोकसभा में चर्चा के लिए कुल 18 घंटे और राज्यसभा में 16 घंटे निर्धारित किए गए हैं। सदन में धन्यवाद प्रस्ताव रखते हुए केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद सर्बानंद सोनोवाल ने राष्ट्रपति मुर्मू के अभिभाषण को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि अभिभाषण में देश के भविष्य के लिए प्रेरणादायक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। माननीय राष्ट्रपति का संसद के संयुक्त सत्र को दिया गया संबोधन उल्लेखनीय रहा है। ये 21वीं सदी का पहला भाग है जो हमारे राष्ट्र के आगामी 25 वर्षों के सफर की नींव रखता है। श्री सोनोवाल ने बताया कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से लाभार्थियों के खातों में सीधे 44 लाख करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए हैं। उन्होंने डिजिटल इंडिया पहल के महत्व पर बल दिया। डिजिटल इंडिया केवल एप्लीकेशन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सशक्तिकरण की बात है। डीबीटी के माध्यम से सीधे 44 लाख करोड़ रुपए का हस्तांतरण हुआ है और 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। वैश्विक डिजिटल लेन देन का लगभग आधा हिस्सा भारत में हो रहा है। भाजपा के तेजस्वी सूर्या ने धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा कि पिछले 12 वर्ष में नरेंद्र मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने जनता की आकांक्षाओं को पूरा किया है और देश के उज्जवल भविष्य के लिए युवाओं को सशक्त बनाया जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल संसद में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया। बजट में विनिर्माण, अवसंरचना और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। बजट में रिटर्न संशोधित करने की समय सीमा को पहले के 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च और आयकर रिटर्न की देय तिथियों को अलग अलग किया गया है। निजी उपयोग की वस्तुओं पर शुल्क 20% से घटाकर 10% करने से व्यक्तिगत आयात सस्ता हो जाएगा। कैंसर की 17 प्रकार की दवाओं और कुछ दुर्लभ बीमारियों के उपचारों को सीमा शुल्क से छूट दी गई है। ये श्रीमती सीतारामन का लगातार 9वां बजट था। अमेरिका भारत रणनीतिक भागीदारी मंच ने केंद्रीय बजट का स्वागत करते हुए इसे एक प्रगतिशील और व्यापक रूपरेखा वाला बताया है, जो भारत की प्रतिस्पर्धा को मजबूत करने के साथ ही निवेश को बढ़ावा देता है और व्यापार को आसान बनाता है। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी ने कहा है कि बजट देश को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के साथ नवाचार और उन्नत विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। श्री शेट्टी ने कहा कि इस वर्ष बजट में नीतिगत निरंतरता और कर पूर्वानुमान बनाए रखा गया है। बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई और अखिल भारतीय उद्योग संघ के अध्यक्ष डॉ विजय कलांत्री ने कहा कि ये बजट भारत को 8 से 9% की वृद्धि दर बनाए रखने और वर्ष 2047 तक $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में सहायक होगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि केंद्रीय बजट 2026-27 में युवाओं, महिलाओं और मध्यम वर्ग के लिए अवसर प्रदान किए गए हैं। नई दिल्ली में आज एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने इस वर्ष के बजट को अगली पीढ़ी का बजट बताया। उन्होंने प्रत्येक जिले में बालिका छात्रावास बनाने के निर्णय का स्वागत किया।
ये जो पूरा बजट है ये देश के हर वर्ग को भरोसा देता है और देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने और एक साफ रोड मैप दिखाने वाला ये पूरा बजट है। बहुत ही शानदार लगा मुझे इस बजट में हमारी लड़कियों के लिए जो हॉस्टल्स हैं, अब हर जिले में जब हॉस्टल बनेंगे तो लड़कियों को बेहतर एजुकेशन के लिए, अपने रोजगार के लिए अवसर मिल पाएंगे। श्रीमती गुप्ता ने दिल्ली पुलिस के लिए बढ़े हुए बजट आवंटन की भी सराहना की। मैं गृह मंत्री अमित शाह जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने दिल्ली पुलिस का जो बजट है उसे 12,500 करोड़ किया है और कहीं ना कहीं सेफ दिल्ली प्रोजेक्ट के नाते दिल्ली इस बजट के माध्यम से आधुनिक यातायात प्रणाली, संचार का नेटवर्क, IT परियोजनाएं ये सब शुरू कर पाएगी। अभी भी सूचना मिली है कि लोकसभा आज 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को पेन्नैयार नदी जल बंटवारे को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच लंबित विवाद के निपटारे के लिए विशेष न्यायाधिकरण गठित करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने केंद्र सरकार को अधिसूचना जारी करने और 1 महीने के भीतर जल विवाद न्यायाधिकरण गठित करने को कहा। तमिलनाडु सरकार ने वर्ष 2018 में मामला दायर करके कर्नाटक में पेन्नैयार नदी पर बनाए गए चेक डैम और डायवर्जन कार्यों को चुनौती दी थी। तमिलनाडु ने तर्क दिया कि अंतर्राज्यीय नदी जल राष्ट्रीय संपत्ति है और कोई भी राज्य इस पर अनन्य अधिकार का दावा नहीं कर सकता। विस्तृत निर्णय की प्रतीक्षा है। केरल के शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी ने आरोप लगाया है कि सोने की तस्करी करने वाले कांग्रेस नेता सोनिया गांधी से मिलने गए थे। उन्होंने केरल विधानसभा में सबरीमला स्वर्ण मामले का जिक्र करते हुए ये आरोप लगाया। इस बीच कोल्लम की सतर्कता अदालत ने सबरीमला स्वर्ण मामले में पूर्व सबरीमला कार्यकारी अधिकारी सुधीश कुमार को जमानत दे दी। अदालत ने देवस्वम बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष एन वासु की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा है कि वर्ष 2024-25 में 8,35,000 से अधिक बीमा दावों का निपटारा किया गया है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में लगभग 50% महिलाओं ने नामांकन कराया है। श्री चौधरी ने कहा कि जीवन ज्योति बीमा के तहत कुल 6,30,000 से अधिक दावों का निपटारा किया गया है, जबकि सामान्य बीमा में लगभग 1,67,000 लोगों के दावे स्वीकार किए गए। सरकार ने कहा है कि देश भर में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में वर्तमान में 7 लाख से अधिक छात्राएं अध्ययनरत हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज लोकसभा में जानकारी देते हुए कहा कि इनमें से 2 लाख से अधिक छात्राएं अनुसूचित जाति, 1,77,000 अनुसूचित जनजाति और 2,64,000 अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं। श्री प्रधान ने कहा कि केंद्रीय बजट 2026-27 में सरकार ने देश के प्रत्येक जिले में बालिका छात्रावास स्थापित करने की घोषणा की है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से 3 दिन की अमेरिका यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान श्री जयशंकर महत्वपूर्ण खनिजों से संबंधित मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस बैठक में आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती, स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन और महत्वपूर्ण खनिजों में रणनीतिक सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ये बैठक अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो की अध्यक्षता में आयोजित की जा रही है। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान के नेतृत्व में एक रक्षा प्रतिनिधिमंडल 4 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर आर्मेनिया पहुंचा। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना है। देश की तीनों सेनाओं के लिए भविष्य युद्ध कौशल पाठ्यक्रम का 3रा संस्करण आज से नई दिल्ली में शुरू हुआ। 3 सप्ताह के इस कार्यक्रम का उद्देश्य सैन्य अधिकारियों को आधुनिक युद्ध की जटिल चुनौतियों के लिए तैयार करना है। एक रिपोर्ट। एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय और संयुक्त युद्ध अध्ययन केंद्र के सहयोग से संचालित ये पाठ्यक्रम आधुनिक समय में युद्ध कौशल पर प्रौद्योगिकी के प्रभाव को समझने पर केंद्रित है। इसमें महत्वपूर्ण विषयों का गहन अध्ययन, उभरती प्रौद्योगिकियों के व्यावहारिक प्रदर्शन और रक्षा बलों की क्षमताओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण संस्थानों का दौरा भी शामिल है। पाठ्यक्रम में तीनों सेनाओं के प्रतिभागियों के साथ साथ स्टार्टअप, MSME, रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम और निजी
उद्योग सहित रक्षा उद्योग के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। भविष्य युद्ध कौशल पाठ्यक्रम सशस्त्र बलों की परिचालन प्राथमिकताओं और स्वदेशी रक्षा उद्योग की क्षमताओं को एक साथ लाएगा। इस दौरान आधुनिक और भविष्य के युद्ध से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा का अवसर मिलेगा। पल्लवी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा। सरकार ने ईमेल के माध्यम से प्रसारित हो रहे एक फर्जी संदेश का खंडन किया है। इसमें लोगों से ई-पैन कार्ड डाउनलोड करने का अनुरोध किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया है कि प्रसारित हो रहे ईमेल फर्जी हैं। सरकार ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे वित्तीय और संवेदनशील जानकारी साझा करने से संबंधित ऐसे ईमेल, लिंक, कॉल और एसएमएस पर प्रतिक्रिया न दें। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बांग्लादेश में जमाते इस्लामिक की महिला इकाई के वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी में महिलाओं को शीर्ष पद न देने के फैसले का समर्थन किया है। इन महिला नेताओं ने धार्मिक मान्यताओं के आधार पर सिर्फ पुरुषों के ही नेतृत्व वाली व्यवस्था को उचित ठहराया है। हालांकि इसकी कड़ी आलोचना हुई है और लोगों का मानना है कि इस तरह की सोच पुरुष प्रधान मानसिकता और लैंगिक समानता की उपेक्षा को दर्शाती है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। बांग्लादेश जमाते इस्लामी की महिला शाखा की वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी की उस नीति का बचाव किया है जिसमें महिलाओं को शीर्ष नेतृत्व पदों पर आने की अनुमति नहीं है। उनका कहना है कि जमात एक इस्लामिक संगठन है और उसका मानना है कि नेतृत्व की भूमिका पुरुषों के पास होनी चाहिए। महिला शाखा की सचिव नूरुनिसा सिद्दीका ने कहा कि पुरुषों को महिला का संरक्षक माना जाता है और पार्टी की मान्यताओं के अनुसार महिलाएं आमिर यानी प्रमुख नहीं बन सकती। ढाका और अन्य इलाकों में महिला संगठनों और राजनीतिक दलों ने विरोध प्रदर्शन किए हैं। प्रदर्शनकारी सार्वजनिक माफी की मांग कर रहे हैं और जमात के कथित महिला विरोधी विचारों के खिलाफ बड़े आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। नवल संघ परमार, आकाशवाणी समाचार, ढाका। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कम दृश्यता के कारण कई उड़ानों और रेलगाड़ियों का संचालन बाधित हुआ है। दिल्ली हवाई अड्डे ने यात्रियों को सलाह जारी कर संबंधित एयरलाइन से संपर्क करने को कहा है। रेलवे के अनुसार 11 ट्रेनें 2 घंटे से अधिक की देरी से चल रही हैं। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे रेलवे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ियों की स्थिति की जांच कर लें। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के दौरान दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घने कोहरे की स्थिति का पूर्वानुमान लगाया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में कल तक बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ गरजने और चमकने वाले तूफान आने की संभावना है। भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना और शतरंज की प्रतिभाशाली खिलाड़ी दिव्या देशमुख को 2025 के बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया है। एक रिपोर्ट। कप्तान हरमनप्रीत कौर के शानदार प्रदर्शन से भारत ने 2025 में इतिहास रचते हुए पहली बार आईसीसी महिला विश्व कप जीता। महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उप कप्तान स्मृति मंधाना ने सबसे अधिक रन बनाए और वनडे में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड बनाया। शतरंज की स्टार दिव्या देशमुख फिडे महिला विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय और सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनी। साथ ही दिव्या देशमुख ने ग्रैंड मास्टर का खिताब भी अपने नाम किया। निशानेबाज सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल वर्ग में विश्व में नंबर 1 खिलाड़ी बनने का स्थान हासिल किया। ट्रैक एथलीट ज्योति याराजी ने भी एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। तपन महाराणा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी। एशियाई राइफल और पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप 2026 का आज से नई दिल्ली के डॉक्टर कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में शुभारंभ हो गया है। चैंपियनशिप में 10 मीटर, 25 मीटर और 50 मीटर राइफल और पिस्टल में पुरुष, महिला, जूनियर और युवा वर्गों में प्रतिस्पर्धाएं होंगी। प्रतियोगिताओं में व्यक्तिगत, टीम और मिक्स टीम प्रारूप शामिल है। चैंपियनशिप में 17 देश भाग ले रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों में बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई। धन्यवाद प्रस्ताव पेश करते हुए केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, राष्ट्रपति के अभिभाषण में देश के भविष्य के लिए एक प्रेरणादायक दृष्टिकोण पेश किया गया है। अमेरिका भारत रणनीतिक भागीदारी मंच ने केंद्रीय बजट 2026-27 का स्वागत किया। इसे प्रगतिशील और निवेश के अनुकूल बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच पेन्नैयार नदी जल विवाद को सुलझाने के लिए विशेष न्यायाधिकरण बनाने का निर्देश दिया। और एशियन राइफल तथा पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप 2026 दिल्ली में शुरू।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।